नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर आप सबसे अपील कि हमारी YouTube चैनल पर जाइए। ये जो ज्वाइन का बटन आप देख रहे हैं इसे दबाइए और जैसे आप ज्वाइन का बटन दबाते हैं HW न्यूज की सदस्यता ग्रहण करने के 3 ऑप्शंस, 3 विकल्प आपके सामने आते हैं। इनमें से एक को चुनिए। HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए इस मुश्किल वक्त में, ताकि हम आपके सवाल लगातार इसी मजबूती के साथ उठाते रहें। और आज सुनिए सरकार में आपके सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक में गिड़गिड़ाने लगे। उनके बस आंसू गिरने बाकी रह गए थे और उसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सर गंगाराम अस्पताल में देर रात 26 लोगों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी के चलते ये कहां हो रहा है? देश की राजधानी में हो रहा है। जवाब दे कौन है? मैं मानता हूं कि दिल्ली सरकार कटघरे में, मगर आप यह भी जानते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में रखी है। अरविंद केजरीवाल ने किस ड्रामेटिक अंदाज में अपनी बात रखी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसे नाटक बता रही है। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर उन पर हमला कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अरविंद केजरीवाल ने आखिर कहा क्या। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है। बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। तो संबित पात्रा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है आपके स्क्रीन पर। स्टूपिंग दिस लो फॉर पेटी पॉलिटिक्स मेक्स ऑल अरेंजमेंट्स टू टेलीवाइज एन अदरवाइज क्लोज डोर मीटिंग, ट्राइज टू स्कोर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। कहना क्या चाह रहे हैं संबित पात्रा कि राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे पर फायदा उठाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी स्पीच को सार्वजनिक कर दिया, टेलीवाइज कर दिया। आगे देखिए, सरकार ने करारा हमला बोला अरविंद केजरीवाल पर। बोला है, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई है, सीएम केजरीवाल यूज्ड द पीएम सीएम कॉन्फ्रेंस ऑन कोविड एज अ प्लेटफॉर्म टू प्ले पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट सोर्सेस से he chose to spread lies on vaccine prices despite knowing that center does not keep one vaccine dose with itself and shares with states only। नाटक करने का आरोप आप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। आपके आरोप सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, वो अलग मुद्दा है, मगर सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पताल आज की तारीख में एक बड़े ज्वालामुखी पर बैठे हैं, और वो ज्वालामुखी ये है कि हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है। आज मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर क्या कर रही है? यह सवाल केंद्र सरकार पर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो मुद्दा उठा रहे हैं कि पड़ोसी राज्य, और यहां पर उनका हमला सीधे तौर पर हरियाणा पर है,
पड़ोसी राज्य जो हैं मुश्किलें पैदा कर रहे हैं उनके रास्ते में। तो यहां पर वो जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपके स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने क्या कहा था। हाईकोर्ट ने देर रात दखल दी थी, इस वजह से कई अस्पतालों में दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच पाई और बहुत ही कड़ी लताड़ लगाई थी उन्होंने केंद्र सरकार को। आपके सामने क्या क्या कहा था हाईकोर्ट ने अभी एक दिन पहले। गवर्नमेंट कैन वेरी वेल डाइवर्ट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पेट्रोलियम फॉर कैप्टिव यूज even if these industries run at lower capacities till such time oxygen is imported, for which tender have been floated. Heavens are not going to fall. Hell will break loose if oxygen is not supplied. क्या कह रहा है यहां पर हाईकोर्ट केंद्र सरकार से कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई तो तबाही मच जाएगी। और उसकी एक झलक हमने गंगाराम अस्पताल में कल रात देख ली। यह मत सोचिए कि यह संकट टल गया है, यह संकट और उग्र होने वाला है। और यहां पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर लताड़ लगाई। और उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही रहस्यमय चीज होती है। जैसे ही हाईकोर्ट लताड़ लगाती है, और यही नहीं, सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट ने लताड़ नहीं लगाई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश देखिए। उन्होंने यह कहा कि जो ऑक्सीजन सप्लाई महाराष्ट्र को मिलनी चाहिए वो डाइवर्ट कर दी गई, वो महाराष्ट्र को नहीं दी गई। ये किसी और का आदेश नहीं है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश है। तो यहां चाहे बॉम्बे हाईकोर्ट हो, दिल्ली हाईकोर्ट, दोनों केंद्र सरकार को लताड़ लगा रहे हैं। मगर रहस्यमय तरीके से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कुछ और खेल हो जाता है। आपके स्क्रीन पर यह देखिए, सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ कोविड-19 इश्यूज, प्लानिंग टू विथड्रॉ सर्टेन इश्यूज फ्रॉम वेरियस हाई कोर्ट्स एंड ट्रांसफर दोज इश्यूज टू इटसेल्फ। हरीश साल्वे अपॉइंटेड एमिकस क्यूरे। हाईकोर्ट जिस तरह से केंद्र सरकार को लताड़ लगा रहा है, कुछ मुद्दे सुप्रीम कोर्ट अपने यहां स्थानांतरित करना चाहती है, उसे शिफ्ट करना चाहती है। क्यों? आखिर क्यों? यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आपके स्क्रीन पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए क्या कहा? Supreme Court Bar Association moves top court opposing transfer of high court matters related to COVID-19 issues to Supreme Court. Supreme Court Bar Association जस्टिस बोबडे जो कि रिटायर हो रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने एक कदम उठाया। हो क्या रहा है मैं जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अदालतों का फर्ज होता है जनता की सेवा ना सही मगर उनकी जिंदगी को आसान करना। वो काम हाईकोर्ट कर रहा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मामले अपने में ट्रांसफर कर दिए। ये तमाम सवाल बहुत मायने रखते हैं। इंदिरा जयसिंह क्या कह रही हैं देखिए। इंदिरा जयसिंह साफ तौर पर कह रही हैं कि हाईकोर्ट जब देर रात को दिल्ली की जनता को जान दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को दखल करने की क्या जरूरत है। वकील दुष्यंत दवे ने एक इंटरव्यू में कहा है, आपके स्क्रीन पर यह इंटरव्यू है दोस्तों। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जस्टिस बोबडे पर उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और ये उनके शब्द हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस बोबडे, टाटा का अगर कोई आंतरिक मामला होता है, टाटा ग्रुप, टाटा समूह का कोई आंतरिक मामला होता है तो उस पर हफ्तों महीनों तक सुनवाई करते हैं। मगर जब बात आती है दिल्ली को ऑक्सीजन दिलाने की, जब बात आती है कोरोना की, तो उस मुद्दे पर कुछ नहीं होता है। इतने दिनों तक यह मामला लटका रहता है। वकील दुष्यंत दवे का यह आरोप अपने आप में बहुत मायने रखता है। वकील दुष्यंत दवे क्या कह रहे हैं इस पर गौर करना पड़ेगा। और सिर्फ वकील दुष्यंत दवे नहीं, इंदिरा जयसिंह, एक और वकील ने क्या कहा वो भी आपके सामने है। ये सवाल उठाने पड़ेंगे क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जनता की सेवा। क्योंकि हम यह ना भूलें कि जनवरी इसी साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने अपनी पीठ थपथपाते हुए दुनिया के सामने यह घोषणा कर दी थी कि हम कोरोना जीत गए। याद है कि नहीं आपको? सुनिए फिर से। भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया।
टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है, और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है। तो प्रधानमंत्री ने यह दावा कर लिया था, ठीक है। अब मैं आपको एक और जो है झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूं बीजेपी का। आपके स्क्रीन पर यह है अमित मालवीय। यह आदमी कह रहा है अपने इस ट्वीट के जरिए कि जनवरी को ही हमने तमाम राज्यों को चेतावनी दी थी कि कोरोना जो है वो हालत उग्र होने वाले हैं। इस आदमी ने इसके जरिए ये कहा, और यही प्रोपेगेंडा फिर न्यूज चैनल्स के जरिए इसको फैलाया गया। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ऐसी बात है कि आपने चेतावनी दे डाली थी जनवरी को ही तमाम राज्यों में, तो पहला सवाल, आप इतनी बड़ी तादाद में विदेशों में वैक्सीन क्यों भेज रहे थे, टीके क्यों भेज रहे थे? नंबर एक, यह खबर जो है एनडीटीवी की, इसके मुताबिक इस सरकार ने इसी साल में ऑक्सीजन दूसरे देशों में पिछले साल के मुकाबले दुगुनी भेज दी, करीब 9,000 मीट्रिक टन। यह खबर सही है या गलत है? क्योंकि मैं जानता हूं कि इस खबर को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत जोर लगाया है कई चैनल्स पर, और कई लोगों ने उस खबर को हटा भी दिया है, मगर यह खबर तो आप ही के विभाग से होकर सामने आई है ना। तो मुझे जवाब दे भारतीय जनता पार्टी कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जनवरी में चेतावनी दे दी थी, तो पहली बात, प्रधानमंत्री ने जीत का दावा क्यों किया? दूसरी बात, आपने दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों भेजा? तीसरी बात, आपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो क्यों दूसरे देशों को भेजा, जबकि जरूरत आपके अपने देश की थी ना? यह सवाल आखिर कौन उठाएगा? और दोस्तों, दूसरी खबर सिहरन पैदा करने वाली है महाराष्ट्र के अंदर। यह खबर देखिए दोस्तों, 13 लोग एक अस्पताल के अंदर मुंबई में मौत हो गई क्योंकि वहां आग लग गई। मैं सुनाना चाहता हूं एक औरत की आवाज जिसकी मां की मृत्यु हो गई। यह औरत क्या कह रही है मराठी में, आप लोगों में से जो लोग मराठी जानते हैं वो समझ जाएंगे। यह औरत यह कह रही है कि अस्पताल के अंदर आग बुझाने का जरिया भी नहीं था। क्या कह रही है औरत, सुनिए आप। 3:15च्या सुमारास 3-3:15च्या सुमारास काहीतरी त्यांच्या एसीला शॉर्ट सर्किट झाला आणि अख्खं जळालं. अख्खे पेशंट मेले. पूर्ण फायर एक्सटिंग्विशर नव्हतं, फायर ब्रिगेड आला ना त्याच्यानंतर सगळं विझलं. आपने डॉक्टर कोण होते? कोण नव्हतं? डॉक्टर आयसीयू डॉक्टर असतात, पण ते तिथे मला काही दिसले नाही. 3:15 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसकी सास को विजय वल्लभ में एडमिट किया था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया, जाके देख के बहुत आईसीयू में बड़ी आग लगी है। इसलिए मैं दौड़ के भाग के यहाँ पे पहुँच गया, देखा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं था, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी, और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। आज मेरा सीधा सवाल उद्धव ठाकरे जी से, आपने इस मुद्दे की जांच के आदेश तो दे दिए हैं, मगर यह कल्पना से भी विचित्र है कि जिस जगह को देश की कमर्शियल राजधानी माना जाता है, वहां पर अस्पताल के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, जैसा कि वो औरत दावा कर रही थी। बताइए, यह इतनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मगर मुझे डर है कि इस मुद्दे पर भी सियासत होगी, और कैसे मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, इस मुद्दे पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी प्रतिक्रिया जतला दी है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट कर दिया है। अच्छी बात है, गंभीर मुद्दा है, ट्वीट होना चाहिए, मगर मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन को लेकर दम तोड़ रही है दिल्ली, इस पर आपका एक भी बयान क्यों नहीं आया? नंबर 1। दूसरी बात, कानपुर की खबर देखिए दोस्तों। यह खबर बता रही है कि आधिकारिक तौर पर इन्होंने कहा है 3 या 4 ही लोग मरे हैं मुश्किल से,
और यहां देखिए, पत्रकारों ने पड़ताल की, 476 के आसपास 500 के करीब शव जलाए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, देखिए मैं मानता हूं कि चलिए आप ऑक्सीजन भी ना दिला पाओ, आप दवाई भी ना दिला पाओ, आप अस्पताल में भर्ती भी ना करा पाओ, मगर मेरे भाई मरने के बाद उस शरीर को, उस परिवार को इज्जत तो दो, दिवंगत आत्मा को इज्जत तो दो, उसको गरिमा तो दो। उसे भी तुम खत्म कर दोगे, उसके वजूद को मानने से इनकार कर दोगे। यह अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। अब दोस्तों मैं आपको एक खबर बताने वाला हूं जो ये बताने वाला है कि इस केंद्र सरकार की जो आपराधिक लापरवाही थी, जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये कैरवान की खबर है। कैरवान की खबर क्या कह रही है, पहले तो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Even as India suffered its most calamitous surge of the pandemic, the country's National Scientific Task Force on COVID-19, which is supposed to advise the central government on its response to the pandemic, did not meet even once during February and March, according to its members. कैरवान क्या कह रहा है कि कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर जो टास्क फोर्स का गठन हुआ था, फरवरी और मार्च में बैठक तक नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं अमित मालवीय से, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से, यह हकीकत है आपकी? आप बैठकें नहीं कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन को लेकर आपका रवैया क्या है? वैक्सीन आप दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री ने अपनी पीठ थपथपा दी और अब आपके सामने यह खबर जो कैरवान में आई है। और सबसे दुख की बात दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह खबर, इसे देखकर तो दोस्तों मुझे गुस्सा आता है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैज्ञानिक सलाहकार। ये जानते हैं क्या कह रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल कोरोना संकट का हम बेहतर मुकाबला कर रहे हैं। नीति आयोग के जो वीके पॉल हैं, नीति आयोग के सदस्य, उन्होंने आज बैठक में भी यही बात कही कि पिछले साल के मुकाबले इस बार हमने मुकाबला कहीं ज्यादा बेहतर किया। आप इस सरकार के समर्थक हो सकते हैं, मगर मैं आपसे महज तथ्यों के आधार पर पूछ रहा हूं, क्या सरकार के इन अहम लोगों का दावा सही है? आपने मीडिया पर काबू पा लिया है, वो तो मिमियाती हुई बिल्ली की तरह आपसे सवाल नहीं कर रही है, और आप अपने प्रचार तंत्र को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो पता चल रहा है, क्योंकि आपके जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं, आपके आला अधिकारी हैं, इससे संकट मानने को ही राजी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये खबर आपको बताता हूं जो इंडिया टुडे में, कोविड पेशेंट स्ट्रगल टू गेट एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स इन लखनऊ ड्यू टू सीएमओ लेटर रिक्वायरमेंट। यानी कि आपको एडमिशन के लिए सीएमओ लेटर की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, इसके बाद में उन्होंने इसको पलट दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि सीएमओ रेफरल लेटर नॉट नीडेड फॉर प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स, यानी कि जो निजी अस्पताल है वहां पर जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, उनके खत की या उनके रेफरल लेटर की जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पतालों में शायद अब भी जरूरत है। मगर मैं यहां पूछना चाहता हूं योगी सरकार से कि आपने पहले आदेश क्यों जारी किया? क्योंकि आपके उस आदेश के चलते लोगों को कितनी तकलीफ हुई, जैसा कि इंडिया टुडे की खबर बता रही थी। और मुझे इंडिया टुडे देखने की जरूरत नहीं है, ढेरों मिसालें आपके सामने हैं। लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ, लोग रो रहे हैं। क्या आप उस चीज से अपना मुंह मोड़ सकते हैं? बताइए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह खबर देखिए, पतंजलि में कोरोना ने दी दस्तक, 83 लोग मिले कोविड पॉजिटिव। वो पतंजलि, वो रामदेव जो ये दावा कर रहे थे कि कोरोनिल, जो कि पतंजलि ने जिसका इजाद किया, वो कोरोना की दवाई है, और यहां पर 83 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। कुछ लोग अपने ओहदे का इस्तेमाल करके लोगों में अपनी पहुंच, अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करके कितनी बड़ी नाइंसाफी करते हैं ना दोस्तों, ये उसकी एक मिसाल है। और आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इन चेहरों पर गौर कीजिए। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सुनील शेट्टी, ये तमाम लोग जो हैं, इनमें से क्या किसी ने, जो लोग मर रहे हैं सड़कों पर, उनके लिए कोई बात कही है? उनकी कितनी मदद की है? कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बताइए बताइए।
क्योंकि जब कोई रिहाना या कोई ग्रेटा थनबर्ग किसानों के बारे में अपनी राय जतलाते हैं, तब ये लोग तुरंत दौड़ते हुए आते हैं सरकार की रक्षा करने, सरकार को डिफेंड करने। मगर आज जब सड़क पर इस देश का आम इंसान मर रहा है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं है। और मैं आपको बताता हूं क्यों एक भी शब्द नहीं है। एक भी शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज की तारीख पे वो कोई टिप्पणी करेंगे तो सवाल तो सीधे केंद्र सरकार पर खड़े होगा ना, और इन लोगों की हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार पर सवाल कर सके। मगर जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इस कार्यक्रम का नाम सुनिए सरकार है, वो काम हम यहां पर करते हैं। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।